उसे गूंगी गुड़िया का नाम दिया गया था। अब यही गूंगी गुड़िया वह तानाशाही सरकार स्टैब्लिश करने वाली है जिसका अनुमान किसी को नहीं था। मैं कहाँ वरिष्ठ नेता व कहाँ एक छोकरी, मतलब इस तरह के विटुपेरेटिव लैंग्वेज का भी उन्होंने यूज किया। जो डेवलपमेंट इकोनॉमी का मॉडल लेकर नेहरू आए थे वो मॉडल फेल कर चुका था। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और रोजगार संवर्धन कार्यक्रम नेहरू के एजेंडा में कहीं नहीं था। नेहरू तो इसको वेस्टेज समझते थे। 1.5 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया। इंडिया मींस इंदिरा और इंदिरा मींस इंडिया। तो इतना जो लार्जर देन लाइफ इमेज था इससे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नहीं हुआ था। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है और कुछ मामलों में वैध रूप से निर्वाचित विधानसभाओं को विघटित करने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। आंदोलनों से वातावरण भर गया। Okay, dear friends and viewers, 25 जून 2025 को उस डार्केस्ट एज या डार्केस्ट ईयर या डार्केस्ट टाइम पीरियड के 50 इयर्स पूरे हुए जिसे नेशनल इमरजेंसी का नाम दिया जाता और जो इंटरनल इशू पर लगाया गया था। तब हमारे संविधान में आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जैसे टर्म का यूज होता था। और यह इमरजेंसी आज भी उन लोगों के जेहन में है। उस समय युद्ध थे, अब वो ओल्ड हो चले, कुछ इस संसार में नहीं है, लेकिन वह मानकर चलते हैं कि यह नेशनल इमरजेंसी कहीं न कहीं हमारे डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा सिद्ध हुई। हालांकि पहली नहीं थी। एक्सटर्नल एग्रेशन के मुद्दे पर यह इमरजेंसी 1962 से 1968 तक जारी रहा था और फिर 1971 में भी इंडो पाक वॉर के समय लगाया गया था और तीसरी बार 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लगाया गया था। क्योंकि अगर पहली इमरजेंसी और दूसरी इमरजेंसी लगी उसकी वजह थी, एक न्यूली इस्टेब्लिश्ड नेशन के सामने एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल एग्रेशन था। पहली बार चाइनीज एग्रेशन और 2 बार पाकिस्तानी एग्रेशन। लेकिन जो 25 जून 1975 में लगाया गया वह विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय डेमोक्रेसी के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ था और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी थी। क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ एशियो अफ्रीकन नेशंस जो इंडिया के बाद यहाँ डेमोक्रेसी आई थी, कहीं 2 वर्षों के बाद डेमोक्रेसी कोलैप्स कर गई, कहीं 3 वर्षों के बाद, कहीं 5 और कहीं 10 इयर्स के बाद डेमोक्रेसी कोलैप्स कर गई, प्रजातंत्र ध्वस्त हो गया। ऐसा लगा कि मानो 2.5 डेकेड के बाद इंडिया में भी डेमोक्रेसी ध्वस्त हो गई। मैं इस पर विशेष कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आप जानते हो कि इसके कारणों पर आप काफी चर्चा सुन चुके हो। इलाहाबाद कोर्ट का डिसीजन, इंदिरा गांधी का ऑटोक्रेटिक बिहेवियर, भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री जिन्होंने अपनी आंखों से नेशनल मूवमेंट देखा था, जो गांधी की गोद में खेल चुकी थी, जो चंद्रशेखर आजाद और नॉट पावर के बीच का पुलिस इनकाउंटर की फायरिंग भी अपने आनंद भवन के उस पैलेसियल बिल्डिंग से सुन चुकी थी। वो मिसेज इंदिरा गांधी टर्न टू बी अ डिक्टेटर, ये वास्तव में लोगों के लिए सरप्राइज करने वाली बात है। लेकिन चलिए थोड़ा मैं आपको पीछे ले चलता हूं। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले मैं इसी की बात करता हूं। देखिए, अब तक क्या हुआ कि इमरजेंसी पर जो राष्ट्रीय आपात है उन पर लिखने वाले, इस इंटरनल इमरजेंसी पर अपने लेखन चलाने वाले अधिकांश पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, और वे लोग थे जिन्होंने इस इमरजेंसी से सफर किया था। तो उनकी जो रचनाएं थी प्रायः सतही या कुछ खास कारणों और घटनाओं पर केंद्रित होती थी। हमें याद है 2021 में पहला, हालांकि उससे पहले एक बहुत ही सीरियस हिस्टोरियन 2001 में ही लिख चुके थे, जिनका नाम है बिपिन चंद्रा, और अब वो संसार में नहीं है, बट ही इज अ वेरी रिप्यूटेड हिस्टोरियन ऑफ, और द वेरी रिप्यूटेड हिस्टोरियन, रिनाउंड हिस्टोरियन ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो बिपिन चंद्रा का एक बुक आती है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करता हूं हिस्ट्री के लिए, प्रायः पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के लिए। उसमें बिपिन चंद्रा ने इस मुद्दे पर लिखा, इस इंटरनल इमरजेंसी के ऊपर, और इस पर एक चैप्टर लिखा है। बट बिपिन चंद्रा इज बेसिकली सपोज टू बी अ कांग्रेस अपोलोजिस्ट। बिपिन चंद्रा को सामान्यतः एक कांग्रेस पक्षधर विद्वान माना जाता रहा है। तो बिपिन चंद्रा के लेखन से कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के पक्ष में अपोलोजी ही निकली है। मतलब उन्होंने इस पर कोई गंभीर रूप से उन्हें एक्यूज नहीं किया है। लेकिन एक दूसरा हिस्टोरियन जिसको मैंने 2021 में पढ़ा, वो हिस्टोरियन है ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश है, और उनकी रचना मैंने पढ़ी थी, आप लोग भी देख सकते हैं। वो मेरे पास वो बुक भी हार्ड कवर में भी अवेलेबल था, लेकिन बट कहीं मिसप्लेस्ड हो गया। वो बुक का नाम था इमरजेंसी क्रॉनिकल्स। तो हम पहले इसी चर्चा से शुरू करते हैं, क्योंकि जो ज्ञान प्रकाश हैं उनका ये कहना था इमरजेंसी क्रॉनिकल्स में कि देखिए, कहीं ना कहीं जो हमारा जो नेशनलिज्म है, जो इंडियन यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, वो कहीं ना कहीं हमारा प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है उसको इनहेरिट कर लिया, जाने अनजाने। इनहेरिट करने से मेरा मतलब है कि हमने विरासत के रूप में कहीं ना कहीं एक औपनिवेशिक सरकार या औपनिवेशिक व्यवस्था को ले ली, जिसमें इमरजेंसी का, चलिए वो प्रोविजन तो इमरजेंसी का हमारा खुद का था, बट उस इमरजेंसी से मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक हमारे प्री इंडिपेंडेंट जो नेशन था, जो हमारा भारत था, उसमें एक प्रोविजन था जो ब्रिटिश ने एक्सक्लूसिवली लाया था। हमारे क्रांतिकारियों को टारगेट बनाया जाता था, और वह प्रोविजन था प्रिवेंटिव डिटेंशन का। आपको याद होगा कि एक समय ऐसा था कि हमारे एक काले कानून के रूप में जब रॉलेट एक्ट आया था, तो पूरी इंडिया ने गांधी के नेतृत्व में डेमोन्स्ट्रेशन किया था। लेकिन कोई न कोई रूप में ब्रिटिश ने प्रिवेंटिव डिटेंशन को आगे भी कोई न कोई रूप में बनाए रखा। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि 3 ऐसी घटनाएं हुई कि जो हमारे संविधान निर्माताओं की आंखें खोल दी, या हमारे संविधान निर्माताओं को भयभीत कर दिया। जैसी एक घटना थी, वो थी भारत का विभाजन और शरणार्थियों की समस्या, हिंदू मुस्लिम दंगे, और दूसरी समस्या, और तीसरी चुनौती थी गांधी जी की हत्या और दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद का उद्भव। इन घटनाओं ने कहीं न कहीं संविधान निर्माताओं को यह विश्वास दिला दिया कि जब तक एक शक्तिशाली विथ प्रॉपर कोर्सिव पावर, दंड शक्ति के साथ एक राष्ट्रीय सरकार गठित नहीं होगी, भारत को निजात नहीं मिलेगा। यानी अगर इंडिया के यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, तो आपको इस तरह की एक मजबूत संविधान, मजबूत केंद्रीय सरकार लानी पड़ेगी, और संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार को आवश्यक रूप में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखकर जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन ला दिया। मैं आपको बताऊं, जो आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में है,
हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स भी है। लेकिन इसमें एक जगह मैंने रामचंद्र गुहा ने बहुत सटीक बात कही, वो मैंने पढ़ा था कि रामचंद्र गुहा ने कहा कि अनफॉर्चुनेट कंडीशन वाज दैट कि फंडामेंटल राइट्स वर बीइंग फॉर्मुलेटेड इन द फेस ऑफ फंडामेंटल रॉन्ग। हमारे जब मौलिक अधिकार के प्रावधान लिखे जा रहे थे तो बाहर में दंगे छिड़े हुए थे, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता उसी समय काम कर रहे थे जिस समय इंडिया सांप्रदायिक दंगों में झुलस रहा था। तो जाहिर है कि वैसी स्थिति में उन्होंने पहली प्राथमिकता भारत की अखंडता को दी और इसी क्रम में निकल के आया आपातकाल का प्रावधान जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। तो 352 में आपको राष्ट्रीय और आंतरिक आपातकाल और 356 में जिसको आप प्रेसिडेंट रूल बोलते हो और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो हमारा जो अनुच्छेद 352 है यह जो संविधान में रखा जा रहा था, तो संविधान सभा में भी थोड़ी बहुत इसके विरुद्ध बेचैनी हो रही थी लोगों में, क्योंकि यह लिया गया था जर्मनी के वाइमर संविधान से। और मतलब आर्टिकल 352 को इन्वोक किए जाने का मतलब ही था कि हमारा संघीय ढांचा अपदस्त हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स अपदस्त हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स पर तो जो मौलिक अधिकार है उस पर वैसे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग चुका था। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अलावा इमरजेंसी टाइम में फंडामेंटल राइट्स निरस्त हो जाना था, संघीय ढांचा काम करना बंद कर देता और फिर पुलिस के हाथों में शक्ति आनी थी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। हमारा जो पूरा लीगल सिस्टम है वो नेपथ्य में चला जाता। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर टाइम बीइंग इट वाज गोइंग टू बी डिक्टेटोरियल इन नेचर। तो आर्टिकल 352 कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का कुछ समय के लिए खात्मा था या कॉम्प्रोमाइज था, जिस पर चिंता जताई जा रही थी, क्योंकि इसी वाइमर गणतंत्र में अनुच्छेद हुआ करता था 48। वाइमर गणतंत्र में अनुच्छेद 48 हुआ करता था और इसी 48 को आधार बनाकर हिटलर ने जर्मनी में वाइमर गणतंत्र को समाप्त कर दिया था और वहां पर हिटलर ने तानाशाही सरकार ले आई थी। तो कहीं ना कहीं यह डर था, कहीं ना कहीं इस प्रकार का भय व्याप्त था कि भारत में भी इस घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए। लेकिन खैर चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो डेमोक्रेसी के प्रति समर्पित भी थे और वह नेशनल मूवमेंट की उपज थे। 9 वर्षों तक जेल की सजा भोगी थी और उस समय तक कांग्रेस इतना पावरफुल था, कांग्रेस को किसी बड़े क्राइसिस का सामना भी ना करना पड़ा। हाँ, ऐसा हुआ कि उनके समय एक कम्युनिस्ट मूवमेंट हुआ था जिसको दबाने के लिए उनको आर्म फोर्सेस भेजनी पड़ी, लेकिन बावजूद इसकी इमरजेंसी प्रोविजन जैसा कोई क्राइसिस का मूवमेंट नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजन जैसे क्राइसिस ये बाद की देन है। तो नेहरू का काल निकल गया। अब आई लाल बहादुर शास्त्री का काल। तो लाल बहादुर शास्त्री जो नेहरू के उत्तराधिकारी बने, वो तो मात्र 20 महीनों तक ही शासन किया और उनके शासन में हाँ 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ, लेकिन मुद्दा वो बाह्य संघर्ष का था और वैसे भी वो इतने सॉफ्ट लीडर थे कि वो दूसरे विकल्प पर सोच नहीं सकते थे कि आपातकाल का इस्तेमाल आंतरिक अशांति के मुद्दे पर भी किया जा सकता है। अब आ गई इंदिरा गांधी का काल। 11 मई के 1:30 AM में ताशकंद रूस से कॉल आया कि हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे और इंदिरा गांधी को उनके सचिव ने बताया। उस समय वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी और अगर आप उस समय के पॉलिटिकल हायरार्की में देखेंगे तो उनका स्थान चौथा था और वह कहीं भी कोई महत्वपूर्ण पद को सुशोभित नहीं करती थी। मतलब वो मिनिस्टर थी लेकिन कोई बहुत ब्रॉड कोई होम मिनिस्टर जैसी चीज नहीं थी या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई पद उनके पास नहीं था। तो अब लेकिन वो कहीं ना कहीं लॉबिंग करने लगी अपने पद के लिए। डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंट को भी उन्होंने इंप्रेस किया और राधाकृष्णन पंडित नेहरू के साथ उनकी दोस्ती थी, उस दोस्ती का भी कहीं ना कहीं एक तरह से ऋण अदा करते हुए
इंदिरा गांधी को आश्वासन भी दिया। तो इस तरह से ही इंदिरा गांधी ने स्टेज मैनेज किया। और जब पार्टी में जब इंदिरा गांधी खड़ी हुई तो उसमें बहुत ही कमसीन लड़की थी। तो उस समय जो कांग्रेस संगठन के एक वरिष्ठ नेता थे मोरारजी देसाई, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। लाल बहादुर शास्त्री तक तो प्रधानमंत्री बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि भाई मैं कहां वरिष्ठ नेता हुआ, कहां एक छोकरी, मतलब इस तरह के विटुपेरेटिव लैंग्वेज का भी उन्होंने यूज किया। और वह पार्लियामेंट्री बोर्ड में चुनाव लड़ना पसंद किया। कांग्रेस के एमपीज बैठे, 4 घंटे तक गुप्त मतदान हुआ। लगभग 526 एमपीज ने इस भाग्य का फैसला किया। और जब बॉक्स खुले तो पूछा गया कौन हु वाज सिलेक्टेड, अ बॉय और ए गर्ल। तो आला कमान ने घोषणा की अ गर्ल, इसका मतलब है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी उस समय स्वयं के कामराज जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनको ही विश्वास नहीं था कि इंदिरा गांधी कभी इतना पावरफुल हो सकती है। शी वॉज जस्ट लाइक यू कैन से ट्रीटेड एज द डम्प डॉल। उसे गूंगी गुड़िया का नाम दिया गया था। अब यही गूंगी गुड़िया वह तानाशाही सरकार स्टैब्लिश करने वाली है जिसका अनुमान किसी को नहीं था। तो चलिए, अब यहां तक तो हमने देखा कि किस तरह इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। लेकिन अब हम दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान अनुच्छेद 352 प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान, तो ये जो चीजें हैं इसमें ज्ञान प्रकाश ने एक बात और भी कही है। ज्ञान प्रकाश ने कहा है कि हमारे संविधान ने किसी भी गवर्नमेंट को इतनी शक्ति दे दी थी कि हमारे किसी न किसी सरकार को यह लालच हो ही सकता था कि एक बार इस शक्ति का मिसयूज करे। तो मैंने जो टाइटल दिया है, जो टाइटल आपको थोड़ा सा मिसलीडिंग लगा होगा, क्या इमरजेंसी लगना तय था। तो इमरजेंसी लगना तय था का मतलब मैं ये आपको संकेत देना चाहता हूं कि एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समडे और द अदर might have been tempted to impose the national emergency, or you can say the imposing the emergency on the issue of internal commotion। मतलब आंतरिक अशांति के मुद्दे पर कोई ना कोई सरकार अपने पावर का मिसयूज करती, उसे मिसयूज होने का लालच होता, और यह लालच इंदिरा गांधी को हुआ। अब चलिए, अभी 2025 में एक बुक आई है श्रीनाथ राघवन। श्रीनाथ राघवन, देखिए जर्नलिस्टिक तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं इस इमरजेंसी के ऊपर और इसके इम्पैक्ट के ऊपर भी, लेकिन जो सीरियस हिस्टोरियन के 3 बुक मैंने पढ़े हैं। एक बिपिन चंद्रा का इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और एक मैंने पढ़ा ज्ञान प्रकाश का इमरजेंसी क्रॉनिकल्स, और तीसरा हमने पढ़ा श्रीनाथ राघवन का। वैसे इस पर कुलदीप नैयर भी लिख चुके हैं, लेकिन उन लोगों का कंटेक्स्ट अलग है और कई ऑथर्स लिख चुके हैं इस पर, तो अनगिनत बुक लिखे गए हैं। लेकिन ये श्रीनाथ राघवन एक बहुत अच्छे ऑथर हमें लगते हैं। प्रायः मैं इनके बुक को परचेज करता ही हूँ कि ये उस एक बहुत ही सुलझे हुए ऑथर है। तो इन्होंने जो एक मुद्दा दिया मुझे बहुत अपील किया। उन्होंने कहा कि देखिए, मुद्दा ये है कि 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगी वो ऐसा नहीं है कि अचानक से इमरजेंसी लगे। इसकी पृष्ठभूमि, इसकी जो बैकग्राउंड है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, वो पहले से ही बन रही थी। तो पृष्ठभूमि कैसे बन रही थी वो मैंने आपको बताना है। जैसे इसकी पृष्ठभूमि 1967 से बनना शुरू हुआ। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को गहरा सदमा। अब कांग्रेस को गहरा सदमा क्यों लगा, तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस जैसी पार्टी जो हमेशा लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर चलती थी,
वो कांग्रेस पार्टी के कुल 520 सीट्स में मात्र 283 सीट्स मिले। जो 20 सीट्स है उसमें 283 सीट्स मिले। तो मतलब यह हुआ कि इसका मतलब यह कहीं ना कहीं सिद्ध हुआ कि भाई कांग्रेस बहुत ही एक थीन मेजोरिटी से उसकी जीत हुई और 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस हार गई। और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस में, आप जैसे नॉर्थ वेस्ट से शुरू की तो पंजाब में लूज की, हरियाणा में लूज की, फिर उसने मध्य प्रदेश में लूज कर दिया, उत्तर प्रदेश में लूज किया, बिहार में लूज किया, बंगाल में लूज किया और तमिलनाडु में लूज कर दिया। तो ये अब समझ सकते हैं कि इतने सारे स्टेट्स में, अब काउंट कर लीजिए, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, बिहार, बंगाल एंड तमिलनाडु, 7 स्टेट्स में उसने लूज किया। तो कांग्रेस ने आत्ममंथन शुरू किया। उसको पता चला कि कांग्रेस अब तक जीत रही थी, उसमें पहला फैक्टर था नेशनल मूवमेंट की लीगेसी, राष्ट्रीय आंदोलन की लीगेसी। दूसरा, कांग्रेस ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट इकोनॉमी का मॉडल लेकर नेहरू आए थे, वो मॉडल फेल कर चुका था। तीसरी बात क्या है कि चूंकि उनका इकोनॉमिक प्लानिंग फेल कर गई थी, इसलिए भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही थी, युवाओं में निराशा छा रही थी, डेमोक्रेसी धीरे धीरे नीचे तक पहुंच रहा था, धीरे धीरे मतदाताओं की भागीदारी बढ़ रही थी। इस क्रम में आप समझ सकते हो कि 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें 45% वोटर्स ने हिस्सा लिया था, लेकिन उसके बाद सेकेंड जो चुनाव हुआ उसमें 55% वोटर ने लिया। और ये जो चौथी चुनाव हुआ 67 में, उसमें आम चुनाव में, उसमें आप देखेंगे तो टोटल 61% वोटर्स की पार्टिसिपेशन हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि नए नए वोटर समूह आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ रही है और धीरे धीरे अब युवाओं में निराशा और लोगों में, ग्रामीण जनसंख्या में निराशा छा रही। तो एक फैक्टर यह हुआ जिसने इंदिरा गांधी को पॉलिसी चेंजेस करने के लिए विवश किया और इंदिरा गांधी ने उसी समय 67 के बाद उसने एक मूड बनाया और उसने 1971 में, आप देखते हो कि 1970 के दशक में वह नारे लेकर आई, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और उसने डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी का भी 4th फाइव-ईयर प्लान में नारा दिया, डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी, गरीबी पर प्रत्यक्ष हमला। और उसने रोजगार, गरीबी उन्मूलन और रोजगार संवर्धन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार संवर्धन कार्यक्रम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम शुरू किया। अब यह प्रोग्राम रोजगार संवर्धन, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम उसने शुरू किया। ये पहला किसी प्रधानमंत्री के द्वारा एक्टिविज्म था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हमारी जो आर्थिक आयोजन है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, वो इकोनॉमिक प्लानिंग सफल होगी और जो समृद्धि आएगी वो छन छन कर नीचे तक जाएगी। उन्होंने कभी कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नहीं चलाया था, उन्होंने कभी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं चलाया था। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और रोजगार संवर्धन कार्यक्रम नेहरू के एजेंडा में कहीं नहीं था। नेहरू तो इसको वेस्टेज समझते थे। नेहरू का कहना था कि हमको स्टील में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए और हम जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन सब तक पहुंचेगा, गरीबी दूर होगी और हमें गरीबी दूर करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा गांधी ने मान लिया कि नहीं, गरीबी दूर नहीं हो सकी, क्योंकि लैंड, उधर आप देखते हो कि लैंड सीलिंग के मुद्दे पर भी वो विफल हो चुकी थी। मतलब नेहरू विफल हो चुके थे, कांग्रेस विफल हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हो कि भूमि का पुनर्वितरण नहीं हुआ था। अब देखिए इंदिरा गांधी अपना छवि बनाने लगी। अब दूसरा उसके सामने चैलेंज आया कि कांग्रेस के अंदर संगठन कांग्रेस के नेताओं की चुनौती।
संगठन कांग्रेस के नेताओं की चुनौती। अब देखिए, अब संगठन कांग्रेस के नेताओं की चुनौती आने लगी, क्योंकि उसमें मोरारजी देसाई थे, अतुल्य घोष थे जो बंगाल से थे, मोरारजी देसाई बॉम्बे से थे, उसी प्रकार से निजलिंगप्पा कर्नाटक से थे, नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से थे। तो ये सब कांग्रेस के ओल्ड गार्ड से और अपने आप को बहुत वरिष्ठ नेता समझते थे। तो वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को दबाना चाहते थे, और वो सब अपने सोच में पूंजीवादी थे, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के पक्षधर थे, पूंजीवादी व्यवस्था के पक्षधर थे। तो इंदिरा गांधी जो समाजवाद की ओर टर्न करती है, वो समाजवाद की ओर टर्न करने का एक कारण, समाजवाद की ओर जो इसका टर्न हुआ, उस टर्न का एक कारण हुआ कि कहीं ना कहीं अपने आप को समाजवाद की ओर मोड़ना। वह कहीं ना कहीं इसका ये मानना था कि अगर हम समाजवाद की तरफ मुड़ेंगे तो जनता की स्वीकृति हमें मिलेगी और हम अपनी पहचान कहीं ना कहीं इस संगठन कांग्रेस के नेताओं से अलग करेंगे। तो समाजवाद को जो उसका मोड़ना है, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों के सिलेबस में भी होगा, बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में। तो 1969 में उसने जो बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, और उसी समय प्रिवी पर्स का क्या था कि हमारे जो देसी रियासत के शासक थे, उनका तो देसी रियासतों का तो विलय हो गया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें खुश करने के लिए एक प्रावधान लाया था कि आपके निजी खर्च के लिए भारत सरकार एक खास रकम प्रति वर्ष देगी, एंड दैट वाज कॉल्ड प्रिवी पर्स। उसको प्रिवी पर्स का नाम दिया गया। तो इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को भी 1969 में हटाया, तो अपनी समाजवादी छवि बनाई। तो जब वो समाजवादी छवि बनाकर आगे बढ़ी, और अधिक से अधिक उसने क्या किया कि इकोनॉमी को सोशलाइज किया। बहुत से चीजों को उसने, आपने देखेंगे कि नेहरू तो बहुत कम चीजों का राष्ट्रीयकरण कर पाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने मतलब सारे महत्वपूर्ण चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इस राष्ट्रीयकरण का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे राज्य की भूमिका अर्थव्यवस्था में उसने राज्य की भूमिका को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब देखिए तीसरा टर्न क्या हुआ कि 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वो अलग हो गए। एक संगठन कांग्रेस बना, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, मोरारजी देसाई कांग्रेस ओ, जिसमें अतुल्य घोष, मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, नीलम संजीव रेड्डी सब उसमें चले गए। तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी बन गई अब एकमात्र अनकंटेस्टेड कांग्रेस के अंदर। जो कांग्रेस आई है उसमें अनकंटेस्टेड इंदिरा गांधी बन गई। अब इंदिरा गांधी जब नेता के रूप में जब उभरी, तो अब इंदिरा गांधी ने सबसे अहम बात उसने यह किया कि यहाँ पर श्रीनाथ राघवन एक बहुत अहम चीज लिखते हैं। जैसे हमारी जो संसदीय परंपरा है ना, तो हमारी संसदीय परंपरा में सरकार के 3 निकाय हैं। एक होती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, दूसरा संसद पार्लियामेंट, और तीसरा है न्यायपालिका। तो अब देखिए, अभी इंदिरा गांधी ने क्या किया कि जो शक्ति का संतुलन तीनों निकायों के बीच में आ रहा था, वो शक्ति संतुलन तोड़ना शुरू किया। श्रीनाथ राघवन कहते हैं कि सबसे पहला उसको अवसर तब मिला कि जब संगठन कांग्रेस के नेता अलग हुए, तो इंदिरा गांधी का लार्जर देन लाइफ इमेज हुआ। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि सबसे पहले पार्टी के ऊपर प्रधानमंत्री के ऑफिस को स्थापित कर दिया। पार्टी का नियंत्रण प्रधानमंत्री पर नहीं रहा, प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण पार्टी पर होगा। पीएमओ ऑफिस है वो सबके ऊपर ऑपरेट करने लगी। होता क्या है, संसदीय परंपरा में जो कार्यपालिका होती है वो सरकार चलाती है, और जो सरकार चलाती है तो सरकार की जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसकी ही पार्लियामेंट्री बहुमत होता है। इन पार्लियामेंट में जो बाकी मेंबर्स बैठते हैं, जो सरकार में नहीं रहते हैं, वो बड़ी चालाकी से सरकार को नियंत्रित करते रहते हैं। तो हालांकि डिफ्यूजन ऑफ पावर होता है, कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच एक तरह से एक फ्यूजन भी होता है, बावजूद इसके जो विधानमंडल होता है दैट वाज हैविंग द सटल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। विधानमंडल का कार्यपालिका पर बहुत सूक्ष्म नियंत्रण होता है, वह नियंत्रण टूट गया और पार्लियामेंट्री पार्टी पर बिल्कुल से गवर्नमेंट का नियंत्रण हो गया। तो पार्लियामेंट भी उसके सामने नतमस्तक हो गई और कार्यपालिका तो पहले से ही नतमस्तक थी, पार्टी भी नतमस्तक हो गई।
इंदिरा गांधी के सामने। अब इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका को छेड़ना शुरू किया। न्यायपालिका से उसके संघर्ष लगभग 1970 से आप शुरू करिए तो पूरे दशक तक संघर्ष चलते रहे। एक के बाद दूसरा केस आता रहा। इंदिरा गांधी ने कई संशोधन लाए, 17वां संशोधन लाई, 25वां संशोधन लाया, 42वां संशोधन अंत में इमरजेंसी के एरा में ही आया। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो करती रही, लेकिन न्यायपालिका उसको निरस्त करती रही। उसी में 1973 में केशवानंद केस आया। पहले तो गोलकनाथ केस 1977 में आया था, आप लोग पढ़ते होंगे पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उसने फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगाने के अंकुश, फंडामेंटल राइट को उसने बताया कि नहीं, ये अमेनेबल नहीं है, इसको अल्टर नहीं किया जा सकता है, हम मौलिक अधिकार को नहीं बदल सकते। अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य हो जाएगा, चाहे वो संवैधानिक कानून ही क्यों न हो। तो गोलकनाथ केस ने पार्लियामेंट पर एक तरह का नियंत्रण लगाने की कोशिश की। तो इंदिरा गांधी, फिर केशवानंद केस आया। तो केशवानंद केस ने चलो फंडामेंट, एक्चुअली होता क्या था कि दोनों के बीच में आपको बता दूं कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण था, वो कारण यह था कि इंदिरा गांधी अपने समाजवादी कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रही थी और अपने आप को समाजवादी छवि देना चाहती थी। तो इसलिए इंदिरा गांधी बार बार यह कोशिश कर रही थी कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनको हम मौलिक अधिकार पर आरोपित कर दें। और कोर्ट उस समय तक फंडामेंटल राइट्स को लेकर बहुत सेंसिटिव थी और वह यह बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि भाई हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और स्टेट पॉलिसी को जस्टिफिएबल नहीं बनाया गया है, प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया। और फंडामेंटल राइट्स तो एक तरह से सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप कैसे कंट्रावेन करोगे। तो काफी विवाद हुआ। अब केशवानंद केस ने उसी में क्या किया कि केशवानंद केस है जो ट्राई टू इम्पोज अ न्यू थियरी, उसने एक नए प्रकार के सिद्धांत का आरोपित किया, उसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर थियरी, कि भाई आप चलिए, आप मौलिक अधिकार को तो टच कर सकते हो लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते, और मूल ढांचा क्या होगा इसका निर्धारण भी कोर्ट करेगा। ये इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत बड़ी बंदिश थी। अब उस समय देखिए, इंदिरा गांधी ने देखा कि भाई न्यायपालिका तो हमारे रास्ते में बहुत बड़ी आड़े आ गई, तो उसने गौर किया कि केशवानंद केस में जो विरोधी जो मत आया है वो किस जज का आया है। तो एक 3 जजों के बाद चौथा पोजीशन हुआ करता था अजीत नाथ रे का। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, अब जुडिशियरी के मामले में चूंकि होता क्या था, सीनियर मोस्ट जजेस को चीफ जस्टिस का पद दिया जाता था और एक तरह से हायरार्की मेंटेन की जाती थी। उसने हायरार्की को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके उसने 3 जजों को सुपरसीड करते हुए और अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस बना दिया। तो अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस बनाने का मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर इंदिरा गांधी का डोमिनेंस स्थापित हो गया। एक कॉन्सेप्ट आया है कमिटेड जुडिशियरी। सो दैट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कमिटेड जुडिशियरी। अब देखिए, अब पावर गेम तैयार हो चुका है। तो मतलब यह है कि श्रीनाथ राघवन कहते हैं, जो मुझे बहुत लॉजिकल लगा, कि देखिए ऐसा है कि इमरजेंसी को लागू होने से पहले तो उसकी पृष्ठभूमि पहले ही बन चुकी थी। जैसे संजय गांधी ने दिल्ली के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, जो इंदिरा गांधी का पुत्र था, जो बड़ा ऑटोक्रेटिक था, अपने बिहेवियर में बहुत ही निरंकुश था, उसने तुर्कमान गेट को तुड़वा दिया था। इंदिरा गांधी ने हर संभव अपने विरोधियों को, अब जैसे देखिए 2 चीजें हैं, एक है कि कार्यपालिका, संसद यानी विधानमंडल और न्यायपालिका के बीच संतुलन हो, और दूसरा क्या है, संवैधानिक नैतिकता का पालन हो। तो एक तरफ संविधान का मतलब तीनों निकायों के बीच का संतुलन बिगड़ रहा था, तो दूसरी तरफ संवैधानिक नैतिकता का भी अतिक्रमण हो रहा था। और वही संवैधानिक नैतिकता का अतिक्रमण उभर कर आ गया है इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय में। इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय में क्या हुआ, आप जानते होंगे, जिसको कहा जाता है कि इमरजेंसी का एक इमीडिएट फैक्ट कॉज भी बना है। उसमें यह निर्णय हुआ कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़े थे रायबरेली से, तो उस चुनाव में जो इंदिरा गांधी है, उन्होंने मिसेज गांधी ने ऑफिशियल मशीनरी का दुरुपयोग किया था। जैसे गजेटेड ऑफिसर पैम्पलेट चिपकाते थे, सरकारी
एयरक्राफ्ट का यूज होता था इलेक्शन प्रचार में। तो उसके जो अपोजिशन थी इंदिरा गांधी के, जो चुनाव हारे थे राजनारायण, ये मुकदमा लेकर चले गए इलाहाबाद कोर्ट, और इलाहाबाद कोर्ट ने उनके इस स्टेप को बैन कर दिया। एक तो उसने इलेक्शन को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया 1975 में, और दूसरा उसने 6 वर्ष तक वो कोई भी इलेक्टेड पोस्ट पर नहीं बैठ सकती है, इस तरह की बंदिश लगा दी। तो इंदिरा गांधी को लगा कि भाई तो मेरा कैरियर ही सील कर रहा है। तो खैर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में डाला गया, और सुप्रीम कोर्ट तो इंदिरा गांधी का फेवरेट थी। अजीत नाथ रे जो आप कह सकते हैं कि एन रे, जो अजीत नाथ रे थे, वो तो इतना तक तैयार थे कि वो केशवानंद केस के उलटने के लिए एक बड़े बेंच को गठित करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एन पालकीवाला ने एन मौके पर पिटीशन डाल के उनके इस प्रयास को विफल बना दिया। नहीं तो वो तो पूरे सरकार के कॉन्फिडेंस में काम कर रहे थे। तो इस तरह से देखिए कि सारी मशीनरी उनके लिए तैयार हो चुकी थी। न कोर्ट उनके मार्ग में बाधा थी, न पार्टी बाधा थी, और संसद और पार्लियामेंट तो उनके इशारे पर काम कर रही थी। अब यही स्थिति है। और जब 1971 में इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश वॉर जीता, उससे पहले 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ कार्यक्रम के नाम पर उन्होंने बहुत अच्छी विक्ट्री पाई, बहुत अच्छे सीट लिए, और एक जिसको पहली बार सीजरिस्ट लीडर कहते हैं, करिश्मावादी लीडर कहते हैं, तो करिश्मावादी नेता के रूप में उभरी। तो एक श्रीनाथ राघवन ने एक टर्म का प्रयोग किया है कि एक्चुअली जो पार्लियामेंट्रियन डेमोक्रेसी होती है उसमें व्यक्ति कभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसमें महत्वपूर्ण होती है पार्टी, उसमें महत्वपूर्ण होती है पार्लियामेंट। लेकिन जिसको अध्यक्षीय प्रणाली कहते हो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन वन सेंस इंदिरा गांधी, मिसेज गांधी हैज प्रेसिडेंशियलाइज्ड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उन्होंने अध्यक्ष के पद की तरह शक्ति ले ली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और कांग्रेस के सिरमौर ही नहीं, सरकार का सिरमौर, संसद का सिरमौर, और राष्ट्र की छवि बनकर रह गई। इंडिया मीन्स इंदिरा और इंदिरा मीन्स इंडिया। तो इतना जो लार्जर देन लाइफ इमेज था, इससे पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नहीं हुआ था। अब उसी में इलाहाबाद कोर्ट का निर्णय आया, तभी 2 घटनाएं हो गई, जो 2 घटनाएं इमरजेंसी की पीठिका बनेगी। एक घटना हुई अर्थव्यवस्था का संकट। क्राइसिस इन इकोनॉमी, क्राइसिस इन इकोनॉमिक मॉडल। अब देखो इकोनॉमी की क्राइसिस क्या हुई। तो हालांकि आप अगर अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति पर या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नजर डालेंगे, तो आपको ऐसा पता चलेगा जो उनकी अर्थव्यवस्था का जो संकट है, वो अर्थव्यवस्था का संकट कोई ऐसा नहीं था कि उसने जन्म दिया था। वर्चुअली इट वाज एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयड था। क्योंकि 1973 में आपको पता होना चाहिए कि तेल संकट हुआ था 1973 में। तेल संकट के बारे में आपने सुन रखा होगा, जो पहले तो सऊदी अरेबिया के नेतृत्व में एक इकोनॉमिक एम्बार्गो ही लगा दिया था पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने, तो पेट्रोलियम की सप्लाई ही बंद हो गई थी। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी, फिर आगे पेट्रोलियम की कीमत बढ़ा दी गई थी। इस कारण से तेल संकट आने से जो 5 ईयर प्लान है वो खटाई में पड़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इंदिरा गांधी का जो प्लान था, जो गरीबी हटाओ, उसका जो पॉपुलर छवि थी, उसको गहरा धक्का लगा। हमें याद है कि उस समय हम 9-10 ईयर के थे, और क्लास में उस समय मुझे लगता है कि शायद 6th या 7th क्लास में पढ़ रहे होंगे, तभी ये घोषणा हुई थी। तो हम लोग बचपन में थे, देखते थे कि प्रोसेसन जा रहा है, लोग जुलूस निकाल रहे थे, कि उसमें आज तक याद है, उसमें 1-2 स्लोगन अपनी मेमोरी में, कि देखो रे बुढ़िया का खेल, 16 रुपये सरसों तेल। तो इस तरह के जो स्लोगन था, वो स्लोगन से लग रहा था कि धीरे धीरे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में विरोध बढ़ता जा रहा है। और उसी समय अर्थव्यवस्था के संकट के साथ राजनीतिक आंदोलन शुरू हो गया। और राजनीतिक आंदोलन शुरू करने में एक नेता थे जिन्होंने संन्यास लेकर अभी
एक तरह से राजनीतिक संन्यास ले लिया था, जिनका नाम आपने जयप्रकाश नारायण सुना होगा, जो बिहार के कद्दावर नेता हुआ करते थे। हालांकि अपने जीवन में इतनी बार विचारधारा बदली कि यह तय करना कठिन है को समाजवादी थे या साम्यवादी थे या गांधीवादी थे, लेकिन उन्होंने एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति। मैंने उनका कहना था संपूर्ण क्रांति एक वेग आइडिया है, और इस वेग आइडिया को मतलब एक है क्या तो राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति, मतलब इसमें सब के सब 7 प्रकार की क्रांति की बात करते हैं। लेकिन ये एक वेग आइडिया है, पब्लिक को उसे लेना देना नहीं था। पब्लिक एक विरोध का पिलर खोज रही थी, और वह पिलर के रूप में उभर गए जयप्रकाश नारायण, और फिर जो जेपी मूवमेंट जो फेमस है वो उसी समय शुरू हो गया। अब जब इलाहाबाद कोर्ट ने निर्णय दिया तो राजनीतिक आंदोलन और भी तेज हो गया, और सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से मिसयूज किया जा रहा था उससे भी विरोध बढ़ रहा था। तो उसी विरोध के क्रम में अपने बेटे संजय गांधी और कुछ खास अपने मतलब जो कॉन्फिडेंट थे, उनकी सलाह पर इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात्रि में 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. न्यूज़पेपर के इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दिए गए, एक रात के लिए न्यूज़पेपर छपना बंद हो गया। उसके बाद जो 2 कानून लगाए गए, एक था मीसा और दूसरा था जिसका नाम था डिफेंस इंडिया एक्ट, DI, डिफेंस इंडिया एक्ट और डिफेंस इंडिया रूल्स। तो मीसा और DIR जैसे एक्ट लगाए गए और लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया, और उस क्राइसिस का समय 38वां, 39वां, 42वां संविधान संशोधन लाया गया। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लगा ऐसा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माने कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, और हर क्षेत्र में लगा कि डेमोक्रेसी इंडिया से मिट गई। जो बुद्धिजीवी थे वो तो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। उनको लगा कि शायद जो एशियो अफ्रीकन कंट्रीज में जो रोल है वही रोल रिप्ले हो रहा है। अब इंडियन डेमोक्रेसी के लास्ट दिन आ गए। जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स से पॉलिटिकल प्रिजनर्स बन गए, जेल में सजा भोग रहे थे। विरोध का कोई भी स्वर नहीं, पुलिस के पास बहुत ही पावर हो गया। 1-2 न्यूज़पेपर में एक मुद्दा भी आया था कि एक धोबी था, उसको एक लोकल पुलिस से लड़ाई हुई और लोकल पुलिस ने उस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का आरोप लगाकर और नेशनल सिक्योरिटी के तहत उसको उठा कर ले गया। और वह इतना अफसोस कर रहा था कि भाई एक कपड़े के इस्त्री करने में, उसके आयरन करने में हमको उस पुलिस वाले से क्यों बहस करने की आवश्यकता थी कि हमें इतना बड़ा दंड मिल गया। ट्रेन टाइम पर चलने लगे, टीचर्स स्कूल में टाइम पर जाने लगे, अनुशासन पर्व आ गया। हालांकि विनोबा भावे ने तो इसकी तारीफ ही की, लेकिन जो बुद्धिजीवी थे, जिन्हें भारतीय संविधान की समझ थी, जिन्हें संवैधानिक साक्षरता थी, वो भयभीत हो गए कि शायद इंडिया का डेमोक्रेसी मिट गया। अब नेहरू जो डेमोक्रेसी पर समर्पित थे, जिन्होंने जीवन भर मतलब इस बात के लिए संघर्ष किया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार, भारत ने जिस समय सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार अपनाया था, 1 मैन 1 वोट, उसमें बहुत सारे पश्चिमी देशों में भी लागू नहीं हुआ था। जबकि इंडिया की साक्षरता दर मात्र 16% थी उस समय। लेकिन इसके बावजूद भी आज वो डेमोक्रेसी मिट रहा था, चारों तरफ हाहाकार हो रहा था। लेकिन तभी गुड सेंस इंदिरा गांधी को प्रिवेल किया और 1977 में उसने जनवरी में घोषणा कर दी, 18 जनवरी को, कि हम इमरजेंसी को वापस ले रहे हैं और चुनाव करवा रहे हैं। तो इमरजेंसी को वापस ले रहे हैं, आपातकाल स्थिति को वापस ले रहे हैं, चुनाव करवा रहे हैं। ये घोषणा जब 18 जनवरी को आया तो पूरे इंडिया में आश्चर्य का वातावरण हो गया, क्योंकि ये निर्णय आखिर इंदिरा गांधी ने लिया कैसे। वो इतना स्ट्रांग पोजीशन में बैठी हुई थी, अपोजिशन पार्टी का जो विधानमंडल है उसको उसने रद्द कर दिया। जो अपोजिशन पार्टी की सरकार थी वो सरकार गिरा के एक तरह से वहां के विधानमंडल को उसने अपदस्त कर दिया। संसद का टेन्योर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
तो अपने पावर का जिस तरह से दुरुपयोग कर रही, तो लग रहा था कि संसद का टेन्योर इसी तरह बढ़ाते हुए चली जाएगी और चुनाव करवाएगी नहीं, और अपोजिशन के जो लीडर है वो जेल में सड़ जाएंगे, इंडिया की डेमोक्रेसी मिट जाएगी। लेकिन तभी उसने घोषणा किया कि इसका कारण क्या था। अब अलग अलग व्याख्याएं हैं। कुछ ने कहा उसका हृदय परिवर्तन हुआ, कुछ ने कहा कि उसके कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स ने समझाया कि आपकी छवि धूमिल हो रही है और आपके साथ आपके पिताजी की छवि भी धूमिल हो रही है। एक व्याख्या यह है कि वेस्टर्न मीडिया ने उसकी आलोचना शुरू कर दी और वेस्टर्न मीडिया उसकी तुलना पंडित नेहरू से करने लगी, और पंडित नेहरू का ठीक उसका उलट रूप उसे दिया गया, जिससे उसका इंटरनेशनल जो इमेज है वो खराब हो रहा था। तो इस कारण से इंदिरा गांधी चुनाव कराने के लिए विवश हुआ। तीसरी व्याख्या है कि इंदिरा गांधी को अपनी सेजरिस्ट व्यक्तित्व, करिश्मावादी व्यक्तित्व पर विश्वास था। उसे यह विश्वास था कि हम चुनाव जीत जाएंगे। ये तीसरी व्याख्या है। खैर एनीवे, जब उसने एक घोषणा की तो सबसे पहले अपोजिशन लीडर को निकाला। उसको उम्मीद थी कि अपोजिशन लीडर को अभी गैदर होने में काफी टाइम लगेगा, तब तक हम चुनाव करा के फिर दोबारा सरकार में मैं आ जाऊंगी। लेकिन जब उसने घोषणा की और अपोजिशन लीडर को निकाला, तो कांग्रेस ओ पार्टी के जो लीडर थे मोरारजी देसाई, दिल्ली स्थित उनके बंगले पर राष्ट्रीय लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह, समाजवादी दल के नेता और जनसंघ जो बीजेपी की पेरेंटल पार्टी है, उसका उन सब की बैठक हुई और 1977 में जनता पार्टी का गठन हो गया और जयप्रकाश नारायण ने उस पार्टी को आशीर्वाद दे दिया। इंदिरा गांधी थोड़ी सी बेचैन हुई, क्योंकि उसको यह अंदाजा नहीं था कि अपोजिशन इस तरह से गैदर हो जाएगी। फिर भी इंदिरा गांधी को विश्वास था कि हम चुनाव जीत जाएंगे, अपोजिशन हमसे जीत नहीं पाएगी। तभी कहा जाता है, एक टेक्निकल टर्म है जे बॉम्ब। जे बॉम्ब क्या था? तो बाबू जगजीवन राम अनुसूचित जाति के कद्दावर नेता थे और निचली जाति पर उनकी गहरी पकड़ थी, और कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक न्याय की छवि थी उसको बनाने में बाबू जगजीवन राम का एक बहुत बड़ा योगदान था। और बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपोजिशन के निकट आ गए। उसको कहते हैं जे बॉम्ब। जब वह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब इंदिरा गांधी का, मिसेज गांधी का और भी जो चांस है सक्सेस का वो ब्लिक हो गया। और फिर उसके बाद जो मार्च में चुनाव जब उसका निर्णय आया तो लोग भांगड़ा नृत्य करने लगे। जब चुनाव बुलेटिन जब प्रसारित हुआ, जब ये दिखाया गया कि रायबरेली में इंदिरा गांधी पीछे जा रही हैं, खुद बड़े दिग्गज कांग्रेस नेता सब हार गए, कांग्रेस अपोजिशन में चली गई और जनता पार्टी ने अपोजिशन की पहली सरकार बनी। तो खैर ये सारा कुछ तो आपको इमरजेंसी एरा, और इस तरह से इमरजेंसी समाप्त हुआ, राष्ट्रीय आपात समाप्त हुआ और इंडिया की डेमोक्रेसी लौट गई, इंडिया की डेमोक्रेसी बच गई और इस तरह से लोगों ने एक ठंडी सांस ली। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि श्री नाथ राघवन का एक बात हमें बड़ी अपीलिंग लगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जो 3 चीज ट्रांसफॉर्म किया उसकी लेगेसी आज तक है, वो समाप्त नहीं हुई। एक, करिश्मावादी व्यक्तित्व यानी सिजरिस्ट व्यक्तित्व, माने कोई प्रधानमंत्री ही पार्टी प्रधानमंत्री के अंदर है, पार्लियामेंट की जो बहुमत पार्टी वो प्रधानमंत्री के अंदर है और वोट प्रधानमंत्री के नाम पर मांगे जा रहे हैं। यह इमेज वहीं से बना जो आज तक तुम देख रहे हो कि यह कायम है। दूसरा जो लेगेसी है इंदिरा गांधी को है गरीबी हटाओ प्रोग्राम, जिसको आप कहते हो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, क्योंकि इससे पहले माना जाता था कि आर्थिक नीति आर्थिक विशेषज्ञों का काम है। अब प्रधानमंत्री आर्थिक नीति का निर्धारण करते हुए मतलब इस तरह की गरीबी निवारण कार्यक्रम लाने लगे। आज वही फ्री बीज के रूप में प्रचलित है, मनरेगा जैसे कार्यक्रम है या यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। ये सब इंदिरा गांधी का उस प्रोग्राम की लीगेसी है, तो कहीं ना कहीं आज भी कायम है। और तीसरी जो लेगेसी है कि अब कोई भी सरकार इमरजेंसी डिक्लेयर करने में 100 बार सोचेगी, लेकिन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का उपयोग करके सरकार काम चलाती है। अब इमरजेंसी की फिर लेगेसी इंदिरा गांधी के साथ ही लगता है चली गई इंटरनल इशू पर, और अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग उसके बाद भी होता रहा। जनता पार्टी की सरकार के समय भी हुआ, लेकिन अनुच्छेद 352 को इन्वोक नहीं किया गया।
तो ये आज भारतीयों के लिए एक चेतावनी है कि जब जनता किसी नेता को भगवान की तरह पूजने लगती है और वीर पूजा की भावना आती है, इसमें एक डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में भक्ति जो भी प्रशंसनीय हो, लेकिन राजनीतिक के क्षेत्र में जो भक्ति है वो बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जब भक्ति आती है तो कोई नेता कितना पावरफुल हो सकता है, उसका उदाहरण हमें वही आपातकाल की स्थिति याद दिलाती है। तो माय ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश माई लेक्चर एट दिस पॉइंट। मैं यहीं पर रुक रहा हूँ और मैं फिर किसी दूसरे लेक्चर के साथ उपस्थित होऊंगा जल्दी। थैंक यू वेरी मच।